हैं और आज हमारे पौड़ी गढ़वाल ध्यानी जी हिंदी के प्रवक्ता हैं, लेकिन हिंदी के साथ साथ और बहुत सारी विधाओं में बहुत रुचि रखते हैं और खासकर विज्ञान में। इसलिए कल मैंने कहा था कि वो विज्ञान के शिक्षक हैं, लेकिन वो विज्ञान के शिक्षक नहीं है, वो हिंदी कर चुके। तो इससे स्पष्ट है कि ध्यानी जी विज्ञान में भी रुचि रखते हैं, हिंदी के साथ साथ बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं, गीत लिखे हैं, गढ़वाली में भी और हिंदी में भी। आज हम उनसे उन सारे गीतों और कविताओं की जो शिक्षा को लेकर आज ध्यानी जी के साथ हमारे साथ रोज की तरह हमारे विशेषज्ञ श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, पूर्व निदेशक CCRT दिल्ली से इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं। और साथ नमस्कार सबको, नमस्कार। होस्ट आदरणीय श्री मुकेश साहब 76 यानी कि 76 में। नमस्कार साहब, स्वागत है आप सबका सर। नमस्कार। नमस्कार सभी विद्वजनों को एवं हमारे जो मेहमान लोग हैं, श्रोता दर्शक, हमारा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर ध्यानी जी? आवाज तो आ रही है, लेकिन एक दो शब्द आ रहे हैं, फिर पूरा वाक्य नहीं सुनाई दे रहा है। मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? जी आप पहुंच रही है। जी सर, आपका स्वागत है। टीचर शो में, और हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ इस आमंत्रण पर। आप पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई और किन किन विधाओं में आपकी रुचियां हैं, तो फिर हम उसके बाद आगे बातचीत जारी रखेंगे। आदरणीय हमारे साथ उपस्थित माननीय जोशी जी, श्री भट्ट जी, श्री बहुगुणा जी और जितने भी द टीचर्स शो के साथ जुड़े हुए हमारे मित्रगण हैं, भाई राजेंद्र उपाध्याय जी, सभी शिक्षक साथी लोग, दर्शक एवं श्रोतागण, सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, सेवा सौंधी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने परिचय के बारे में पूछा। एक साधारण सा आदमी हूँ। परिचय तो तब होता है जब आदमी कुछ विशेष कर चुका होता है, पद पर पहुंच जाता है। तो मेरा जन्म नैनीडांडा ब्लॉक के ग्राम गोम गांव में हुआ है। स्वर्गीय वैद्य श्री मंगलानंद ध्यानी जी एवं माँ जी हमारी श्रीमती निमजा ध्यानी जी के परिवार में, और शुरू की 2-4 साल शिक्षा जो है वहीं अपने ग्रामीण क्षेत्र में हुई। उसके बाद में अपने बड़े भाई श्री गुरु प्रसाद जी के साथ हरिद्वार आ गया था और वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई PG तक। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विद्यालंकार की उपाधि के बाद फिर मैंने B.Ed किया गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, और तब से मैं शिक्षक के रूप में सेवा दे रहा हूं अपनी। जी सर। डॉक्टर साहब, आप किस विषय के अध्यापक हैं और किन विषयों में आपकी रुचि है? जोशी जी, मैं हिंदी का अध्यापक हूं जी। और रुचि जो है, अब शिक्षक की तो हर विषय में रुचि होनी ही चाहिए। वाह, क्या हाँ, बात, इतना मैं कह सकता हूं कि मैं एक हिंदी का अध्यापक होते हुए भी वैज्ञानिक अभिरुचि रखने वाला व्यक्ति हूं।
वाह, यानी मैं वाह, हर विषय को वैज्ञानिक दृष्टि हाँ, से देखना और पढ़ाने पर विश्वास करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, हाँ, बहुत बहुत सुंदर। अब वैज्ञानिक अभिरुचि का मतलब जैसा है कि विज्ञान शब्द है तो विशेष रूप का ज्ञान, वो विशिष्ट किसी भी ज्ञान, विषय हाँ। में हो सकता है। जी सिस्टेमेटिक जी जी नॉलेज जिसे कहते हैं। अगर जी किसी भी जी जी विषय को आप क्रमबद्ध ढंग से, व्यवस्थित ढंग से एक सिस्टम के अंतर्गत हम उस कार्य को करते हैं या किसी विषय को पढ़ाते हैं, तो यही विज्ञान की पढ़ाई है, ये मैं मानता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये अच्छा है कि आपने विज्ञान को एक सीमा में नहीं बांधा और विज्ञान विषय की एक विस्तृत परिभाषा दे दी, जिसको हम भी मानते हैं कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि संस्कृति केवल संगीत या नाटक ही नहीं है, उसमें विज्ञान और गणित और अन्य विषय भी शामिल हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन जी के कि विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को आप विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान विज्ञान कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपकी उपलब्धियां क्या रही या जिन पे आपको बहुत खुशी, बहुत एक गर्व महसूस होता हो? कभी कभी आदमी सोचता है यार ये मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, इसके परिणाम दूरगामी परिणाम होंगे। तो कुछ ऐसे अनुभव हमें बताइए, जब तक कि हमारे ये बहुगुणा जी और अनुभव तो जीवन में आते ही रहते हैं। जी 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 सबसे पहले खुशी मुझे ऐसी हुई कि मैं ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने वहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद जी। मैं पर्यावरण विभाग में जॉब करने लग गया था, क्योंकि हमारे परिवार में कोई नौकरी वाला था नहीं। अच्छा तो साधारण परिवार था हमारा। तो जी उस समय जॉब की ज्यादा जरूरत थी, पहले इतनी मुझे अक्ल नहीं थी। तो हाँ 2-2.5 साल मैंने पर्यावरण विभाग में काम किया, और वहां जब मैंने वैज्ञानिकों का साथ देखा और अपने डायरेक्टर साहब का, मुझे ये लगा कि यार मैं बहुत गलत जगह पे हूँ। और उसके बाद बीएड टीचर बनने की, शिक्षक बनने की इच्छा मेरी बहुत थी, लेकिन उस समय मेरिट में मेरा जो है बीएड में सिलेक्शन होता नहीं था। फिर 97 में पहली बार बीएड एंट्रेंस शुरू हुआ, और जब एंट्रेंस शुरू हुआ तो मुझे खुशी हो गई कि एंट्रेंस तो मुझे निकालना है, उसमें कोई मेरिट की बात तो होती नहीं है। और उस फर्स्ट जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था बीएड का, तो उसको मैंने क्वालिफाई किया, और फिर जॉब छोड़ करके मैं बीएड करने के लिए आ गया। ये सबसे बड़ी खुशी इसलिए हुई कि जब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम जॉब छोड़ के बीएड कर रहे हो, बीएड करके नौकरी तो एकदम से मिलती नहीं है, धक्के खाओगे। डायरेक्टर साहब ने भी बहुत समझाया, तो मैंने कहा कि साहब मैं रिजाइन करके, उन्होंने कहा मेडिकल छुट्टी पर चले जाओ बीएड करने। मैंने कहा नहीं, मैं रिजाइन करके जाऊंगा। क्या क्यों? मैंने कहा कि आप खुद कह रहे हैं बीएड करके नौकरी नहीं मिलती, तो अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा, आप लेक्चर देते रहेंगे और मैं टाइपिस्ट बना हुआ आपके लेक्चर को टाइप करता रहूंगा, यही तक मेरी जिंदगी सीमित हो जाएगी। बीएड करने के बाद अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं धक्के खाऊंगा इधर से उधर। मैं 150 रुपए का बनूंगा, लेकिन बनूंगा अध्यापक, जहां बहुत अच्छा। मैं अपना ज्ञान औरों को दे सकता हूं, अपने अनुसार दूसरे को, नई पीढ़ी को तैयार कर सकता हूं। ये स्वतंत्रता मुझे जी और कहीं नहीं मिलेगी। और तब मैं बहुत अच्छा, नौकरी बीएड करने आ गया। बहुत वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। यानी यू आर ए टीचर विद कंपैशन, नॉट बाय कंपल्शन। ऐसा नहीं कि हाँ आप जबरदस्ती एक टीचर बने, बट एक पैशन नहीं, था आपके अंदर कि ज्ञान प्राप्त हाँ, करना है और उस ज्ञान को बांटना है। हाँ, मैं क्योंकि रुचि से आया हूँ इसमें विभाग में नौकरी के लिए। नौकरी तो मैं पहले भी करता था। क्योंकि जैसा कौन बनेगा करोड़पति 7वें शो में कहा गया ना, ज्ञान ही आपको आपका असली हक दिलाता है। हाँ जी, हाँ जी। वो ज्ञान ही है जो आपको सेटिस्फाई करता है। क्योंकि आपके कटु अनुभव रहे पर्यावरण विभाग में, आपको लगा कि कहाँ जिंदगी जी, फंस गई है, इसलिए आपने बीएड करने की सोची। आपने सोचा किसी हाँ परिस्थिति में बीएड करूंगा। बहुत सुंदर। तो हिंदी विषय था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। बहुत अच्छा। जी। तो आपने बहुत कविताएं वगैरह लिखी, और क्या अनुभव रहे आपके हिंदी पढ़ाते पढ़ाते? कुछ कुछ और ये कुछ अनुभव पंक्तियां रहे भी। कि हाँ, जैसे मैंने कहा कि मेरी जो सोच रही वो वैज्ञानिक सोच रही, तो इसलिए जी जब मैं शुरू में ही गया जॉब में राजकीय इंटर कॉलेज रजाखेत में, तो वहां भागीरथ ज्योति नाम का एक साक्षरता अभियान चल रहा था।
तो उसमें पढ़ने के लिए नहीं आते थे लोग, गांव के लोग। हमने कहा यार एक काम क्यों नहीं चल रहा है, तो वो जो उनको जिम्मेवारी सौंपी रहती थी वो बोलते थे साहब हम तो जाते हैं गाँव में, कोई पढ़ने को तैयारी नहीं है, तो क्या होगा। मैंने कहा ऐसे तैयार हमको करना पड़ेगा खुद, यही तो हमारा काम है। तो वो हंसने लग गए कि कैसे तैयार। तो मैंने एक टीम बनाई बच्चों की, छात्रों की, और उसके बाद उन गाँव में, निकटवर्ती गाँव में चलते थे हम। तो 2 ध्वजा रहती थी, एक स्कूल की रहती थी बैनर, और दूसरा एक संस्था है हमारी धाद, तो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो धाद का एक ध्वज जो है वो आगे बच्चा लेकर के चलता था गाँव में छुट्टी के दिन। या धाद का मतलब क्या होता है? धाद का मतलब क्या होता है? धाद का क्या मतलब हुआ? धाद का मतलब होता है सामूहिक उद्घोषणा। ओह अच्छा। जिसको धय बोलते हैं, हमारे यहाँ आवाज देना, धय या आवाज देना एक को दी जाती है। और जब उसी बात को आप समूह में सबको समझाना चाहते हैं तो उसको धाद बोलते हैं। हाँ जी, वैसे उसका जो नाम है DHAD है, DHAD, ड्राइव इन हिमालय एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे हम चलते थे, और मेरे हाथ में बांसुरी होती थी, एक बच्चे के पास ढोलक और खंजड़ी होती थी। हम गांव के इस धार से उसको बांसुरी बजाना शुरू करते थे, ढोलक बजाना शुरू करते थे। गांव के लोग बोलते थे यार झंडे लेके कौन आ रहे हैं, तो सारे एक सामने इकट्ठे हो जाते थे गांव में। जब हम गांव में एंट्री करते थे तो एक चौक में या चौराहे पर मैं बांसुरी बजाना शुरू करता था, और सारे लोग इकट्ठे वहां पर एकत्र अपने आप हो जाते। कन्हैया आ गया, बांसुरी बजाता हूं। हाँ जी, उसके बाद वो मदारी वाला खेल जैसे आकर्षित करना डमरू बजा के, जब वो आ जाएं तो तब मैं गीत शुरू कर देता था कि हम छापी छोड़िया जरा सोचा की ले, हम छापी छोड़िया जरा सोचा की ले, हम जन्नी का तन्नी की ले रे गया, सीढ़ी मंजिल की चढ़ी नी साका की ले। हम इतने साल स्वतंत्र हो गए, अब तक हमारा विकास क्यों नहीं हुआ? तब इसी गाने में बातें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, और आखिर में बात आती है कि आवा कमर कसावे जावा तैयार, प्रेम से पड़ा प्रेम का द्वि आखर, तब देखिला होई गया उजाऊ, शोषण कर दे जो तय मारा मुछा। कि प्रेम से अक्षर जब हम साक्षर बनेंगे तो जो हमारा शोषण करेगा उसको हम मुछड़ू बोलते हैं, कि लकड़ी पे आग लगा करके डराना किसी को। तो उस शोषक को हम ऐसे डराएंगे, तो सब लोग समझने लगते थे कि ये पढ़ाई की बात कर रहे हैं। और तब मैं उनसे बोलता था कि आप क्यों नहीं आते हो, आपकी भलाई के लिए यहाँ कक्षाएं चलती हैं सायंकालीन। तो बोलते थे साहब अगर हम पे इतनी अकल होती कि पढ़ाई से फायदा होता है तो हम पहले ही ना पढ़ ले। और इस ढंग से ये अध्यापक लोग जिनकी जिम्मेवारी हमको पढ़ाने की, वो इस ढंग से थोड़ी बात करते हैं हमसे। वो तो फट से बोलते आओ भाई चलो किताब खोलो और पढ़ो, जो बातें आपने बताई हैं। और फिर धीरे धीरे करके उस क्षेत्र में जन चेतना फैली, और वो जो है सुचारू रूप से चलने लगी। बहुत सुंदर। तो इन छोटी छोटी घटनाओं से थोड़ी संतुष्टि मिलती है। हाँ जी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज ऑफ लर्निंग, इज ऑफ डिफीट एंड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स। बिल्कुल, है ना, जिंदगी का हर लम्हा कुछ न कुछ सीखने का, पाने का, खोने का होता है। तो आपने बहुत अच्छा किया कि एक ध्वजा लेकर आप निकले, एक आपके सामने एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य में काफी हद तक आप सफल भी हुए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। उसके बाद मैं टिहरी से धुमाकोट आ गया, और धुमाकोट आने पर मेरा जो इसी वैज्ञानिक अभिरुचि के कारण मेरा नाम जो है वो गया लखनऊ, इलाहाबाद। वहाँ विकास संस्था थी जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की स्टेट कोऑर्डिनेटर थी। उन्होंने जो है मुझे वहाँ से कहा कि भाई आपके हमने काम देखे हैं जन जागरूकता के, तो क्यों ना आप हमारे साथ एक स्वयंसेवी के रूप में हमको सपोर्ट करो। तो उसके बाद मैंने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में गठित नहीं थी, वहाँ उस इकाई का मैंने गठन किया। और उसके बाद बच्चों को जो विज्ञान के जो विषय दिए जाते थे हर साल, उस पर आधारित प्रोजेक्ट बना करके वो प्रस्तुत करने होते थे। तो वो मैंने स्वीकार इसलिए किया कि वो धरातली काम होता था।
मतलब वो ऐसे प्रोजेक्ट नहीं कि साहब 2 पेज लिख दिए और एक मॉडल बना दिया और चले गए। उसमें जुलाई से लेकर के और सितंबर तक का 3 महीने का टाइम बच्चे को क्रियात्मक रूप से काम करने का दिया जाता था। तो उसकी पूरी रिपोर्ट, फोटोज, प्रमाण पत्र उसको तैयार करने पड़ते थे कि मैंने 3 महीने इस सब्जेक्ट पर काम किया है। तो इसके लिए मुझे विद्यालय में जाना पड़ता था। पहले तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि जो मैं किसी विद्यालय में जाता था तो पढ़े लिखे लोग बोलते थे, अरे कांग्रेस हारने लग गई अब, तो उन्होंने जो है ये एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया स्कूलों में कि विज्ञान कांग्रेस चला रहे। वो कांग्रेस का मतलब ही नहीं समझते। अब बताइए आप। और तब उनको ये समझाना पड़ता था कि कांग्रेस का मतलब संगठन होता है। तब उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों उसका नाम पड़ा, या फिर अमेरिका का उदाहरण दिया कि वहां की सीनेट को कांग्रेस क्यों बोलते हैं। ऐसे करके तब पहले बहुत समझाने में बड़ा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और वो बाल विज्ञान कांग्रेस भी जो है लाइन पर आ गई। और उसके माध्यम से मुझे कई अन्य शहरों में, इलाहाबाद, लखनऊ तक जाने का मौका मिला। 2001 में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में कोलकाता में जो हुआ था बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहां मैं अपनी उत्तराखंड की टीम को लेकर के वहां गया था। मेरी एक, इससे पहले कि बहुगुणा जी और भट्ट जी आपसे बातचीत का क्रम आगे जारी रखें, मैं एक चीज जानना चाहता था कि ये जितने प्रयास किए आपने, हाँ जी, विज्ञान कांग्रेस के, ये उनकी आज क्या स्थिति है? आज क्या वो जिंदा हैं? आज वो चल रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भारत का एक दक्षिणी सबसे लिटरेट स्टेट केरल कहा जाता है। तो केरल में एक केरल शास्त्र साहित्य परिषद है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना अच्छा कार्य पर्यावरण को लेके, शिक्षा को लेके, जन जागरूकता को लेके कर रहे हैं और पिछले 40 सालों से कर रहे हैं। 40 साल कम नहीं होते किसी की हिस्ट्री में। तो वो केरल शास्त्र साहित्य परिषद पूरे वर्ल्ड लेवल में जानी जाती है। आप जैसे कार्य, जैसा काम आपने किया, वैसे तो आपके क्षेत्र में या हमारे उत्तराखंड में इस कांग्रेस की क्या स्थिति है? क्या वो जिंदा है? क्या वो अभी कार्य कर रही है या बिखर गई है? ऐसा है सर कि हम लोग जो स्वयंसेवी होते हैं ना, जो रुचि से जागरूकता अभियान से जुड़ते हैं, वो जब तक वो एक प्रकार से धरातल पे जब उतर जाता है और मंच जो है तैयार हो जाता है, तो उसके बाद उससे ज्यादा चिपके हुए नहीं रहते। या फिर कुछ एज फैक्टर होता है, कुछ और पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, नई पीढ़ी को तैयार कर दिया जाता है। तो हमारा काम तब तक था जब तक सरकारी रूप से उसको पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त नहीं। तब धीरे धीरे इसका महत्व जब विभाग को पूरी तरह से पता चल गया और विधिवत जो सरकारी तंत्र के माध्यम से वो कार्यक्रम होने लग गए, तो फिर हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे। नए लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना करके, ये काम बना करके, जो पहले के थे, देखिए आप कि यहाँ जो संस्था स्टेट कोऑर्डिनेटर थी, वो थी पहल संस्था पिथौरागढ़ की, डॉक्टर अशोक पंत, मानस मंदिर वाले, वो उसके हेड थे। तो डॉक्टर अशोक पंत हैं मेरे साथी, मेरे पुराने मित्र कहिए आप, मित्र तो खैर क्या कहें, बड़े भाई हैं, वो बहुत बड़े हैं मेरे से, छोटे भाई की तरह प्रेम करते हैं, पद्मश्री श्री कल्याण सिंह मैती जी। तो हम 24 से जुड़े हुए हैं, उससे 24 साल से जुड़े हुए हैं। तो वो जो है उनके साथ में काम करता था। डॉक्टर सुरेंद्र मेहरा थे उत्तरकाशी से। तो ऐसे लोग जो स्वयं सेवी थे, जो रात दिन एक करके आगे बढ़ते थे। धीरे धीरे औपचारिकता शुरू हो गई, तो हमको दुख स्वाभाविक था उसमें। और जो मैं कह रहा हूँ कि 2-4 पेज का प्रोजेक्ट बनाते हैं और एक मॉडल बना देते हैं। यहाँ तक कि हमने शहरों में तो ऐसा देखा कि 2-2 हजार रुपए खर्च करके, जो अमीर बाप के अधिकारियों के बच्चे होते हैं, वो किसी कलाकार से बना करके मॉडल ले आते हैं। वो हमसे सहन नहीं होता था, इसलिए हम धीरे धीरे हम लोग तो पीछे हट गए। अब कैसा चलता होगा ये तो अब क्या कह सकते हैं। फिर भी यहाँ पर आपकी बातों से दर्द झलक रहा है सर। सुनने वाले, देखने वाले सब समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है कि आप उसको बहुत बहुत एक नरम और विनम्रता के साथ आप उसको, उस बात को कह रहे हैं, लेकिन संदेश सब तक जा रहा है। संदेश मुझे लगता है सब तक जा रहा है, और यही स्थिति है। जी जी, विनम्रता से तो कहना ही पड़ेगा। ऐसा है ना कि हम जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी काम को हम नहीं कर रहे हैं, तो जो कर रहा है हमको उस पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। ठीक है,
ठीक बात, ठीक बात, बिल्कुल। जी भट्ट जी, बहुगुणा जी, आप कुछ बात को आगे बढ़ाएंगे? भट्ट जी सुन पा रहे हैं क्या? भट्ट जी भट्ट जी फ्रीज हैं शायद। और मेरे तुझे फ्री दिख रहा नहीं नहीं नहीं, दिख रहे हैं, हिल रहे हैं। जी भट्ट जी। नहीं, नेटवर्क में दिक्कत है सर, मुझे सुनाई नहीं दिया पूरा। नहीं, अब आप बात को आगे बढ़ाइए, आप क्या पूछना चाहते थे हमारे? जी मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि वो शायद बात उस पर जी, आपको आ रही है भट्ट जी की आवाज? हो चुकी है कि आप हिंदी के शिक्षक से हुआ। नहीं, जोशी जी आप बता दें मुझे क्या कह रहे हैं भट्ट जी। नहीं, मुझे भी नहीं आ रही आवाज, तो दिक्कत ये है। कभी वक्ताओं का और कभी आयोजकों का नेटवर्क। हाँ, ये दिक्कत है। नेटवर्क की बहुत दिक्कत। हाँ, सुनाई दे रही सर आवाज मेरी? हाँ, आप सुनाई दे रही सर, जब बोलिए। हाँ कहिए। हेलो भट्ट जी, बहुगुणा जी, आप कुछ चर्चा करना चाहेंगे? हाँ, मैं आवाज ध्यानी जी। हाँ जी। तो विज्ञान में और हिंदी में जो आपने कहा कि हर चीज में विज्ञान है, हिंदी पढ़ाते जी। समय हम विज्ञान का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा हमारे बाकी शिक्षक साथी इसको जानना चाहेंगे। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप बीच बीच में पानी पीते रहें, आपका गला जो है ना वो काफी खराश कर रहा है। हाँ, आपको आदत ये पंखे के कारण, क्योंकि मुझे पंखे में रहने की आदत नहीं है ना। नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा एक एक घूंट पानी पीजिएगा, पीते रहिए। ऐसा है बहुगुणा जी कि जैसे मैंने कहा कि मैं न तो बहुत बड़ा कोई साहित्यकार हूँ और न मैं वैज्ञानिक ही हूँ। तो जो साहित्य है, तो साहित्य है सहितम, यानी जिस भी रचना में हित की भावना है समाज की, वही साहित्य है। अगर हित की भावना नहीं है तो साहित्य नहीं होगा। और उसी तरह से विज्ञान है कि विद धातु से बना हुआ जो विज्ञान शब्द है, 3 मुख्य अर्थ होते हैं इसके, ज्ञान, सत्ता और लाभ। तो उसमें ज्ञान भी जो है विद धातु से बना हुआ एक शब्द है, तो उसमें भी विशेष रूप का ज्ञान। तो विशेष रूप का ज्ञान अगर वो समाज के कल्याण के लिए है तो वो भी साहित्य है। सीधी बात में मैं कहूं कि हम साहित्य पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं। तो पहले मैं विज्ञान की अपनी सोच बता रहा हूं आपको। ये कुछ घंटी की सी आवाज क्या आ रही है? वो वहां से नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। ये बैकग्राउंड विज्ञान ज्ञान का सागर हो, विज्ञान सुधारस गागर हो, जन जन की सत्वर प्रगति का यह अविरल चलता जागर हो। विज्ञान विकास सहायक हो, विज्ञान विनाश का बाधक हो। यह तब संभव है जब विज्ञानी कल्याण गीत का गायक हो। विज्ञान अगर कल्याणकारी नहीं है, अगर वो विध्वंसक है, तो फिर वो साहित्य के साथ मेल नहीं खा सकता। तो साहित्य और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है मेरे शब्दों में। एक गीत अभी आपको सुनाऊंगा, उसमें भी ये बात आएगी जी। तो जो विज्ञान, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं या संस्कृत पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, आप लोग विद्वान आदमी हैं, सभी लोग जो दर्शक हैं वो भी सब विद्वान हैं, तो मैं क्षमा चाहूंगा, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि किस ढंग से मैं पढ़ाता हूं। अब एक श्लोक देखिए आप, जैसे सब कहते हैं कि साहब
हमारा देश गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ। बड़े बड़े उस दिन भाषण दिए जाते हैं, उस दिन से हम गणतंत्र कहलाए, है ना। और इससे पहले गणतंत्र ये था, संविधान वहां से लाया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कल डॉक्टर प्रदीप जी ने बात कही थी हमारे शास्त्रों की, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। हमारे शास्त्रों में सब है। और ये जो विशेष रूप से गणतंत्र और गण शब्द है, ये तो हमारे शास्त्रों के अलावा कहीं है ही नहीं। हजारों साल पहले सारी ऋग्वेद, वेद के सभी और उपनिषद सब गण शब्द से भरे हुए। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, सब यहीं से पूजा शुरू होती है। जब भी हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो उस समय गणेश की पूजा होती है। सब सुनते हैं इस श्लोक को। बहुगुणा जी आप भी सुनिए। सुमुखश्चैक दन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि। अब इसका हम अर्थ बताने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, सभी जानते हैं कि ये गणेश जी की वंदना है। अब मैं इसको बता रहा हूं कि ये क्या है। ये गणेश जी की वंदना, जो हमारे गणेश भगवान हैं, देव हैं, उनकी पूजा हो रही है सबसे पहले। अब इसको हम राजनीति शास्त्र पढ़ाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए, आर्ट का सब्जेक्ट है वो, लेकिन उसमें साइंस शब्द लगा हुआ है। जो मैं कह रहा था ना, विज्ञान और साहित्य, तो उसमें साइंस शब्द लगा हुआ है। इसका मतलब वो भी साइंस है, बशर्ते उसको साइंस की तरह से पढ़ाया जाए। अगर मुझे कहा जाए कि ये क्या है, कैसी वंदना है, तो मैं कहूंगा कि हमारे शास्त्रों में, लाइट चली गई, हमारे शास्त्रों में ये बताया है। देखिए कितने बढ़िया सूत्र हैं कि चौथी लाइन लीजिए कि सुमुखश्चैक धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो, यहां से शुरू करें। गणाध्यक्ष, गण का अध्यक्ष, गण माने मनुष्यों का समूह। अब इसको गणतंत्र लीजिए आप, कि गण का अध्यक्ष, अगर कोई देश गणतंत्र है तो उसका राजा, उसका अध्यक्ष किसको बनाएं, ये है वास्तव में। और उसके लक्षण बता रहे हैं। सुमुखश्चैक दन्तश्च कपिलो गजकर्ण का, नंबर पहली बात, वो व्यक्ति सुमुखी हो, जिसके मुखमंडल को देख करके सबको आनंद आए। एक दन्तश्च, एक जुबान हो, बार बार अपनी जुबान न बदले वो। उसके साथ एक दन्तश्च कपिलो गजकर्ण का। कपिलो, कपिला माने होता है भोला भाला, सीधा साधा, बादामी रंग भी होता है कपिल का अर्थ। यहां पर भोले भाले से है, उसके मन में कोई कपट की भावना न हो। कपिलो गजकर्ण का, जिसके कान बहुत बड़े हों, हाथी जैसे। अब हाथी जैसे कान हो, हमने गणेश की मूर्ति बना दी और उसमें बड़े बड़े कान बना दिए। हमने सोचा कि जो है एक दांत होता है गणेश जी का और बड़े बड़े हाथी के जैसे कान होते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक दंतश्च माने एक जुबान उसकी, और गजकर्ण का माने बड़े बड़े कान, यानी इतनी पूरी जनता 135 करोड़ लोगों की बातों को सुन सके। और गजकर्ण का लंबोदरश्च, उसका पेट भी लंबा होना चाहिए। ऐसी नहीं कि इधर से बात गई उसके उसमें और पेट भर गया, उसका उल्टी कर दी उसने। वो बात इस कान से जाए तो सीधे उधर में समाहित हो जाए, पच जाए उसको बात अपनी जनता। लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक, वो जो है लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका, विनायक फिर वही आ गया विशेष रूप का नायक, अर्थात अच्छा नायक, अच्छा नेता। वो विघ्न का नाशन करने वाला हो जनता का, और कभी कभी विकट भी हो। वो कैसे हो? धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, जब वो विकट हो, जबकि भालचंद्रो गजानना, उसके माथे पर एक तो गजानन जैसा गज को देखा होगा, बहुत शक्तिशाली होता है लेकिन हमेशा नीचे देख के चलता है, उसकी नजर हमेशा नीचे रहती है, शांत चेहरा रहता है, वो गजानन हो गया। और धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्र, उसके माथे पर सदैव चंद्रमा विराजमान रहना चाहिए, यानी शीतल रहना चाहिए माथा उसका, गर्म मिजाज नहीं होना चाहिए। धूम्रकेतु इतना शीतल वाणी का होता हुआ, शीतल स्वभाव का होता हुआ भी अगर आवश्यकता पड़े देश को, अपने गणतंत्र को, तो वो जो है अपने गणतंत्र को आवश्यकता पड़ेगी तो इतना विकट हो जाए जैसे धूम्रकेतु होता है कि कहते हैं 86 साल में एक बार निकलता है, लेकिन उसकी पूंछ भी पृथ्वी से टकरा जाए तो तहस नहस हो जाए। ऐसा विकट
रूप हो जाए शत्रु के लिए। धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशे तानि नामानि। जिस व्यक्ति में आप इन 12 गुणों को देखें, इन 12 गुणों के आधार पर जिसका नामकरण आप कर सकें, या पठेत शृणुयादपि, या तो आपने उसके बारे में पढ़ा है या खुद उसको कहीं सुना है कि वो व्यक्ति ऐसा है, उसको अपना गणाध्यक्ष बना। बहुत सुंदर। इतनी ये व्याख्या पहली बार, इतनी शानदार व्याख्या पहली बार सुनी, और वास्तव में मतलब तार्किक है, अर्थपूर्ण है, काटते हैं, ओशो की तरह काटते हैं। खैर ये नहीं कह रहा हूं मैं कि यही सही, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस ढंग से पढ़ाऊंगा। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस में वो टॉपिक पढ़ाता हूं तो नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आवश्यकता तो है जो जी आवश्यकता है ऐसी चीजों को शिक्षा में लाने की। भूल गए हम ये सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और ये एक शिक्षक के सोचने के तरीके को भी प्रतिबिंबित करता है कि आपने उसी अर्थ श्लोक का, जिसको हम परंपरागत रूप से एक दूसरे अर्थ में समझते आ रहे थे, आपने उसको गण के और तंत्र के और नायक के अर्थों में जब आपने उसको परिभाषित किया, ये वास्तव में मतलब अद्भुत है। बस ये माँ शारदे की कृपा है। बस माँ शारदे, मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे जो भी थोड़ा बहुत समझने की जो शक्ति देती है तो वो सरस्वती की कृपा है। बाकी मैं ऐसा बहुत अच्छा स्कॉलर नहीं रहा हूँ और बहुत ज्ञान मुझे नहीं है। तो लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं किसी भी चीज को तार्किक ढंग से देखता हूँ। जैसे उसमें है, देखिए आप शुरू में वंदना करते हैं, कहते हैं वागार्थ इव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। पार्वती परमेश्वर की वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? कि वागार्थाविव संपृक्तो, वाक और अर्थ, शब्द और अर्थ की तरह से जुड़े हुए हैं वो हमेशा। यानी कोई भी शब्द अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो निरर्थक है, वो तो बकवास है। शब्द जो भी हमारे मुख से निकले वो कुछ अर्थवान निकले, कुछ सार्थक निकले। और इन दोनों की ही तुलना क्यों की गई कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर, अब इसमें आप देखेंगे कि भवानी क्या है और शंकर क्या है, इनका महत्व क्यों है इतना ज्यादा। तो उसका कारण यह है कि जैसे कहते हैं शिव और शक्ति, तो यहां पर भी विज्ञान देखिए कि शिव माने होता है कल्याण। ये साहित्य वाला ही बताता है कि शिव माने कल्याण होता है, और शक्ति आप जानते ही हैं। शिव और शक्ति साथ रहेंगे तो देश का उद्धार होगा, समाज का उद्धार होगा, विश्व का उद्धार होगा। जिसके पास शिव की भावना नहीं है, कल्याण की भावना नहीं है, उसके पास अगर शक्ति है तो जो स्थिति समय उत्तर कोरिया की या ये चीन के स्थिति जो है, उसका कारण यही है कि शिव की भावना नहीं है। शक्ति तो है, तो और शक्ति नहीं है, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, कल्याण की भावना तो है, हम किसी की मदद करना चाहते हैं, गरीब की, किसी घायल की, लेकिन ताकत है ही नहीं, तब भी हम नहीं कर सकते। तो ये दोनों जब होंगे, शिव और शक्ति, तब जाकर के श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होगा गणतंत्र में। और जब श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होगा और हमारे नायक में शिव की भावना होगी और उसमें शक्ति भी होगी, तो तब जाकर के जो गणेश की उत्पत्ति होगी, यानी ऐसा नायक देश को देने वाला तभी आगे आ सकता है। जी बहुत अच्छा, लाइट आ गई, एक घूंट पानी पी लीजिए। बहुत बढ़िया, पानी पीते रहिए। संगीता ध्यानी जी, बार बार बंद हो जा रहा है फोन। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी, संगीता ध्यानी जी, आप फरमाइश को आपसे पूछ रही है, जब शोध होगी तोपों पर, ये कोई कविता है आपकी, उसको सुनाने के लिए कह रही हैं, जब शोध होगी तोपों पर। रजनीकांत शुक्ल जी भी कह रहे हैं एक गीत हो जाए, कह रहे हैं वो रजनीकांत शुक्ल। कौन कह रहे हैं? कौन? रजनीकांत शुक्ल जी हमारे एक दिल्ली के एक अध्यापक हैं, शिक्षक, आए थे शो में, बहुत ज्ञानी हैं। ठीक, वो ये कह रहे हैं। और एक हमारे राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, वो कह रहे हैं कि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। हाँ जी, ऐसा है जोशी जी, बढ़िया। तो ये तो उसका उनका अपनापन है, नहीं, ये तो प्रेम है उपाध्याय जी का। और उन्होंने उनकी और मेरी मित्रता जो है 33 साल पहले की बात है, या 32 साल बाद हमने मुलाकात की है वो फोन पे। वो 32 साल में मुझे भूल नहीं पाए। तो वो उस समय की याद कह रहे हैं कि उस समय अवस्था थी, मेरा कंठ भी सही था,
अब मैं 1-2 साल से अस्वस्थ रहता हूँ, तो इसलिए उतना अच्छा गा नहीं पाता। दूसरी बात, मैं इस समय भट्ट जी ने एक ऐसा योद्धा बना करके मुझे मैदान में उतारा है जब मेरे पास हथियार नहीं। मैं धुमाकोट में अपने मुख्यालय पे रहता तो मेरे पे सब साजबाज वहां रहता। अब मैं इस समय देहरादून में हूँ, यहाँ मेरे पास साजबाज कुछ है नहीं, तो जैसा भी गाया जाएगा। बिल्कुल फास्टेस्ट जी। सेंचुरी बना रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सचिन और सहवाग को आपने पीछे छोड़ दिया, विराट के बराबर है आप करीब करीब। कोशिश करता हूँ मैं उस गीत को सुनाने की जो बताया कि जो क्या शोध करेंगे, है ना। हाँ जब राजाश्रय में दुशासन, जब राजाश्रय में दुशासन, तो चीर हरण होना ही है। जब राजाश्रय में दुशासन, तो चीर हरण होना ही है। कायर जनता के राजा को तो कुंभकर्ण होना ही है। कायर जनता के। आवाज आ रही है सर? आ रही है, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। विज्ञान की बातें होंगी कम और शोध करेंगे तोपों पर। विज्ञान की बातें होंगी कम और शोध करेंगे तोपों पर। अति की सीमा जब टूटेगी, अति की सीमा जब टूटेगी, विध्वंसक रण होना ही है। जब राजाश्रय में दुशासन, वाह। मात्र बहसु तक सीमित हो बातें महिला आरक्षण की। मात्र, अब देखिए छोटी छोटी पायदानों पर तो महिला आरक्षण की बात खूब होती है, लेकिन जहां होनी चाहिए वहां चुप हो जाते हैं सब। मात्र बहसु तक सीमित हो बातें महिला आरक्षण की। जब नाक कटेगी बहना की, जब नाक कटेगी बहना की, सीता का हरण होना ही है। जब राजाश्रय में दुशासन, मानी ना हितु चिंतक की, परिजन की ना पत्नी की। मानी ना हितु चिंतक की, पत्नी की ना परिजन की। निष्कासन होगा भाई का, निष्कासन होगा भाई का, रावण का मरण होना ही है। जब राजाश्रय में दुशासन। अंतिम बंद देखिए। भ्रष्टाचार नियुक्ति में और पक्षपात हो प्रोन्नति में। भ्रष्टाचार
नियुक्ति में और पक्षपात हो, प्रोन्नति में कुंठित होंगे जब सेवक गण, कुंठित होंगे जब सेवक गण, कर्तव्य क्षरण होना ही है जब राजाश्रय में दुशासन को चीर हरण होना ही है। हमारे बहुगुणा जी के विचार हैं ये ये समझ लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बात। आपने इतना शानदार कविता, आपने जो नए अर्थों में चीजों को ढाल के देखा है, ये वास्तव में एक शिक्षक ही कर सकता है। बाकी द्रोणाचार्य इसको लेके, दुशासन को लेके, बाकी सब चीजों को लेके, गणपति को लेके जो परंपरागत अर्थ हैं, तो आपके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टि है। वैज्ञानिक दृष्टि वही होती है जो चीजों को नए तरीके से ढूंढने की कोशिश करता है, नए सोच करता है। जी, मैं यही कहना चाहता हूं जोशी जी कि जैसे मैंने कहा कि मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, कोई साहित्यकार नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं भाषा का अध्यापक हूं, इसलिए मुझे भाषा की जो सरल परिभाषा है वो ये है कि संप्रेषण की क्षमता जितनी अधिक आपके शब्दों में है, तो वही असली जो कम्युनिकेशन है वो वही कहलाएगा, संप्रेषण। जब बात ही समझ में नहीं आएगी तो मैं इसलिए बहुत बड़े शब्द, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करता। मैं कोशिश करता हूं जो मैं जो बोल रहा हूं वो प्रत्येक आदमी बड़ी सरलता से समझ जाए, ये कोशिश रहती है। नहीं, मुझे अच्छा ये लगा कि आपने कल डॉक्टर प्रदीप सिंह जी का भी वो जो हमारा प्रोग्राम 75वां हीरक प्रोग्राम था, हीरक जयंती वाला के लिए, वो भी आपने देखा और आप उनसे सहमत हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें, बहुत पूरी तरह से सहमत। आपका व्यक्तित्व मैंने उसमें लिखा भी है कि मैं ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता हूँ। सारगर्भित रहा उनका, और वो बहुत, आज उन्होंने मुझे फोन करके भी कहा कि आपके जो दर्शक गण थे, आपके जो आयोजक थे, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। ये एक बड़े आदमी की पहचान होती है कि बहुगुणा जी के लिए, भट्ट जी के लिए, जितने श्रोता थे जिन्होंने कमेंट किया था और जिन्होंने उनसे प्रश्न वगैरह पूछे थे, वो सब, उन सबके प्रति वो आभार प्रकट कर रहे थे आज फोन करके। तो ये बहुत अच्छी बात है। यही व्यक्तित्व की पहचान होती है और यही शिक्षा बनाती है आदमी को। हाँ जी, यही शिक्षा का यही उद्देश्य है कि हम एक सरल इंसान बने, एक ऐसे इंसान बने जो समाज के थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिए जितना भी हो सके काम करें। जी। वो प्रवृत्ति दुशासन वाली नहीं, वो प्रवृत्ति रावण वाली नहीं, वो प्रवृत्ति। हाँ, मुझे तो उनका व्यक्तित्व तो बहुत अनुकरणीय लगा, जिस तरह से विचार है उनके। जी हाँ, बहुत अच्छी। आपको 34 साल हो गए महेंद्र जी। हाँ जी, 34 साल से आप कविता आकाशवाणी में इधर उधर प्रोग्राम दे रहे हैं, तो अपने कुछ और रोचक अनुभव हमसे शेयर करिए शिक्षा जगत के और इस फील्ड के, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हर पल सीखने का होता है, तो हर पल आपको कुछ न कुछ सीख मिली होगी। जो मूवमेंट में आप जुड़े होंगे, या मूवमेंट को आपने दूर से देखा होगा, या आपने लोगों से बातचीत की होगी, इतने सारे आकाशवाणी पत्रिकाओं में, कविताओं में, कैसे अनुभव रहे आपके? अनुभव रोचक अनुभव, दुखद मत बताइएगा, दुखद तो हम सबके साथ हैं, थोड़ा सुखद अनुभव हम शेयर करें। मेरे साथ सुखद ही अनुभव, ऐसे जो अनुभव हैं वो अधिकतर सुखद ही हैं, ऐसी बात नहीं है जी। मैं जैसे मैंने एक दो टिहरी की बात आपको बताई कि टिहरी में 6 साल रहा मैं, तो वहाँ बहुत कुछ ऐसे कार्य वहाँ पर हो पाए कि जो वहाँ असंभव लगते थे। एक तो उस समय आंदोलन चल रहा था उत्तराखंड प्राप्ति का, तो उस आंदोलन में जब गैदरिंग होती थी तो अधिकतर लोग जो हैं पहाड़ के लोग, गांव के बहुत भोले भाले उस क्षेत्र के लोग, तो भाषण जब देते थे तो हमेशा हिंदी में ही देते ही हैं, सभी देते हैं, क्योंकि उसमें गढ़वाली में फ्लो बन नहीं पाता। तो मैंने वहां से कोशिश की थी, मैंने उनको ये कहा कि देखो आप अपने गढ़वाल के बीच में हैं, अपनी जनता के बीच में हैं, क्यों ना आप गढ़वाली में ही भाषण दिया करें। तो कई पढ़े लिखे नेताओं ने भी कहा कि गुरु जी आप ऐसी बात बोल देते हो कि हम न तो काट पाते हैं और न उसमें विश्वास करते हैं, क्या क्यों, गढ़वाली में बोला ही नहीं जा सकता, धारा प्रवाह नहीं बोला जा सकता। मैंने कहा ठीक है, मुझे मौका दीजिए आप। तो उसमें तब जब मैंने बोलना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कोशिश शुरू कर दी, और जब मैं वहां से छोड़ करके जो है यहाँ आ गया था इधर धुमाकोट,
तो 1-1.5 साल बाद 2 पत्र आए मेरे लिए वहां से। एक नथी सिंह रौतेला जी थे, बहुत बुजुर्ग आदमी, उनका तो ये पत्र आया कि ध्यानी जी वास्तव में आपकी बात बहुत सही थी कि मातृभाषा में बहुत अच्छी बात हम बोल सकते हैं अपने विचारों को, ये मुझे अब पता चला, मैं अब गढ़वाली में ही भाषण देता हूँ। और दूसरा एक चमोली जी हैं, अब वो यहीं SCRT में आ गए हैं, वो थे वहां, उन्होंने कहा कि ध्यानी जी आपकी जो आपका सपना था वो अब साकार हो गया है आपके जाने के 6 महीने बाद, जिसमें आप 1.5 साल से लगे हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ? क्या जो है वहां, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, 2-3 गांव के नाम बताए कि उन गांव में कच्ची शराब बननी बिल्कुल बंद हो। तो उसके लिए हमने अभियान चलाया था और मैंने बच्चों के मन में ऐसे विचार भर दिए थे कि वो बगावत कर गए अपने परिवार से इस मामले में कि या तो यही चीज यहाँ रहेगी या हम रहेंगे। तो ये जो है बहुत सुखद अनुभव होते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं सर, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जी जी जी। तो ऐसे ही छोटे छोटे अनुभव होते हैं। एक अभी जो इनकी एक कुंभकर्ण हो, क्या नाम किसका, विध्वंसकरण होना ही है, जिन्होंने इसकी फरमाइश की है, संगीता ध्यानी जी। तो खुद भी बहुत अच्छी शिक्षिका हैं और साहित्यकार हैं, नवोदित साहित्यकार। तो इनको भी मैंने यही कहा, ये भी हिंदी में लिखती थी जब तक मेरे विद्यालय में नहीं आई थी। और वहां 1-2 साल बाद जब मैंने इसका हुनर देखा तो मैंने उनको कहा कि भाई बड़े गजब की बात है, आप जो हैं बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय शिव प्रसाद डबराल जी की पोती हैं, शिव प्रसाद डबराल चारण। जी जी जी। तो मैंने कहा कि बताओ, उसके बावजूद आप गढ़वाली नहीं बोलती या गढ़वाली में नहीं लिखती, अच्छी बात नहीं। उन्होंने कहा मैं गढ़वाली में कैसे लिखूंगी, बड़ा कठिन है। धीरे धीरे करके वो जो है मेरी रचनाओं को भी पढ़ती रही, अपना भी कोशिश करके बताती रही, और अब वो बहुत अच्छा गढ़वाली में लिखती है और आकाशवाणी से भी कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी है, बहुत कवि सम्मेलनों में वाहवाही लूट चुकी है। तो वो भी कहती है कि मुझे विश्वास ही नहीं था कि गढ़वाली में मैं लिख सकती हूँ इतनी अच्छी। उन्होंने मेरे मन की बात कह दी सर आपसे कि गढ़वाली में भी गीत सुनिए आप। उन्होंने भी कहा है कि वो गढ़वाली का गीत सुनना चाहेंगे, हम सब सुनना चाहेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा हिंदी में उसका सारांश बता दीजिएगा कि क्या है ये कविता, क्योंकि हमारे और देश के जो अन्य प्रांतों से सुन रहे हैं वो भी समझ जाएं कि ये इस बारे में कविता है। आपकी मनपसंद तो गढ़वाली की कविता, जिसको आप में थोड़ा सा बता सके, थोड़ा सा। आपकी एक वो कविता है गढ़वाली में, भला गीत, भला दिन फिर तो आला है जी, भला दिन फिर तो आला। अच्छा फिर तो आला। हाँ, वो तो याद नहीं है, वो अभी कोरोना काल में लिखा था ना, उत्साह के लिए। तो 2 लाइन में उसकी सुना देता हूँ। जी। झुराणी जी कुड़ी दगड्या कभी तो भला दिन आला, दिल नहीं दुखाना है दोस्त, कभी न कभी तो अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे। झुराणी जी कुड़ी दगड्या कभी तो भला दिन आला। सूरज और चंद्रमा भी अमर नहीं है, सदैव नहीं रहते। सदनी रे दानी सूरज चांद पर बीत गरण लगता। सदनी रे दानी सूरज चांद पर बीत गरण लगता। बड़ा भागी छई जो राम ऊबी बण भोगण पड़ता। ए ऊबी
पण भोगण पडदा झुराणी जी कुड़ी भुल्ला कबीर भला दिन आला, दिन आला। वाह, ये दो पंक्तियां थी उसकी। हाँ जी, नेटवर्क पानी पानी बहुत पानी सुंदर से कविता पानी लिखी। है। हाँ, और बहुत ये सुंदर है। नेटवर्क बहुत और कट रहा है। तरन्नुम में गाई, बहुत और हाँ। हाँ तरन्नुम में गाई। क्योंकि ये होता है जहाँ चाह वहाँ रहा। आप क्योंकि अच्छा मन है इसलिए हम ये भी है सुन कि भी पा रहे हैं। बहुत सरल तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और कोई बनावट नहीं है, बहुत सरलता से रख रहे हैं। हाँ, इसीलिए आनंद भी आ रहा है सर, मजा आ रहा है। नेटवर्क भी काम कर रहा है। जब मेरे सामने सरल व्यक्तित्व के धनी माननीय जोशी जी बैठे हैं, कितने ऊंचे पद पर जिन्होंने कार्य किया, अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी सेवाएं दी, जिनको बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत ज्ञान का भंडार हैं, और हमारे सामने हमारे संघ के इतनी जानकारी रखने वाले, इतना सोचने वाले बहुगुणा जी बैठे हैं, तो उनके सामने बैठने का सौभाग्य मिला है। तो इतनी तो थोड़ी सी मुझे विनम्रता तो ये आपका बड़प्पन है, मेरे। ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है सर। कुछ हिंदी गीत की भी फरमाइश आपके उससे आ रही थी कि हिंदी गीत हो जाए। मेरे को लगता है संगीता जी का और मेरा तो वो जो मन था वो पूरा हुआ। आपने गढ़वाली में सुनाया और बहुगुणा जी की भी फरमाइश पूरी हुई। जो आप अपनी हिसाब से अपने जो भी शेयर करना चाहें। यानी जी हम आपको 2 मिनट का ब्रेक देना चाहेंगे। हाँ, आप भी रेस्ट कर लीजिए, पानी पी लीजिएगा। हमारा एक सेशन होता है सवाल जवाब का, जिसमें आपका सर 200 साल के सवाल थे। अरे हाँ, वो तो मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप में है, पढ़ सकता हूँ। हाँ, मैं लिख नहीं पाऊंगा अभी, पढ़ सकता हूँ मैं। जी पढ़ हाँ, तो भट्ट जी को आने दीजिए, तब तक मैं आपको थोड़ा हिंदी की बातें कुछ बोल देता हूँ। ठीक, चलिए ऐसा कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, ऐसा कर लेते हैं। एक गीत भी मैं सुनाऊंगा हिंदी के श्रोताओं को, जो बाल साहित्य की जहां तक बात, तो बाल साहित्य जो इसमें मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। मैं लिखता और संचित करना कम इस पर विश्वास करता हूं, बल्कि उसको अपने फील्ड में जो मेरी कक्षा है वहां उतारने का प्रयास करता हूं। तो जैसे बच्चों को मैं जब पाठ पढ़ाता हूं, तो पाठ पढ़ाने के साथ अगर मैं कविता पढ़ा रहा हूं, तो कविता में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको मैं उस कविता की 1-2 पंक्तियां बता करके फिर कहता हूं कि आप खुद लिखिए। वो 4-4, 5-5 पंक्तियां जैसे भी लिखेंगे, अपनी तरफ से कविता लिखने का प्रयास करते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चे जैसे इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, उनको मैं कविता पढ़ा रहा हूं और कविता में कहीं पर बिंब योजना आ रही है, तो मैं उस बिंब योजना को और प्रतीकों का, अलंकारों का प्रयोग उनको पहले हिंदी में नहीं बताता, पहले मातृभाषा में बताता। और तब कुछ लोग मेरी आलोचना करते थे, आज से 8-10 साल पहले तक। अभी भी जब पाठ्यक्रम, गढ़वाली का पाठ्यक्रम बना प्राथमिक स्तर पर हमारे पौड़ी जनपद में 5 कक्षाओं का, तो उस लेखक मंडल में मैं भी सदस्य हूँ। बड़े बड़े विद्वान उसमें हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी, माननीय हमारे क्या कहते हैं इसके लिए, गणेश खुकसाल गणी जी, गिरीश सुंदरियाल जी, धर्मेंद्र नेगी जी, और सबसे बड़ी बात पौड़ी में हमारे बहुत अच्छे बाल साहित्यकार हैं, बड़े विद्वान आदमी। कल आपने उनके प्रश्न भी बार बार देखे होंगे, मनोहर चमोली मनु, बहुत विद्वान आदमी है। हाँ जी। तो ये ऐसे हम 13 लोग जो है उस लेखक मंडल में थे। मधुसूदन थपलियाल, डॉक्टर जगदम्बा कोटनाला, रिद्धि भट्ट जी। तो हम लोगों ने जो है जब उसका निर्माण किया, तो कई लोगों ने उस पर भी हंसी उड़ाई हमारी, कुछ लोगों ने, 5-10% ने। और अब जब नई शिक्षा नीति की बात देख रहे हैं, तो तब हमें भी बहुत खुशी हो रही है। जो अभी जोशी जी ने कहा कि कुछ सुखद क्षण बताइए, तो एक सुखद क्षण मेरे लिए ये भी है कि अब जो हमारी मेहनत थी वो अब सामने आएगी। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं दृश्य बिंब समझा रहा हूं बच्चे को, है ना, तो मैं कैसे समझाता हूं
कि प्रभात का वर्णन हो रहा है, जैसे बीती विभावरी जागरी, जयशंकर प्रसाद पढ़ा दिया। अब मैं उसको बच्चे की समझ में कैसे वो जो आए तो मैं कहूंगा उसको, हे मेरी दगड्या ठड़ो उठ ऊनींधी मुखड़ी धो बिनसरी हुए। अब बिनसरी हो जाएगी, सुबह कैसे होगी? तो अब देखिए, आप मानवीकरण भी देखिए और बिंब योजना देखिए। धार मां बियण्या तै देख, सुबह का तारा, भोर का तारा। धार मां बियण्या तै देख, कबू बीटी धैला गाणू चा। कब से आवाज दे रहा है? धार मां बियण्या तै देख, कबू बीटी धैला गाणू चा। जोन लेणी चा विदय, जोन माने चंद्रमा, विदाई ले रहा है। जोन लेणी च विदय, अपनी मुखड़ी लुकाणू चा। अपना चेहरा छिपा रहा है, मानवीकरण देखिए। अब देखिए दृश्य बिंब, लाल दुसलो ओढ़ी की, हाँ लाल दुसलो ओढ़ी की, पूरब दिशा ब्योली बनी। अब बच्चों को समझाना है कि बेटा आपको जो मैंने बताई है आपको दिखाई दिया, तो कहेंगे हाँ दृश्य दिखाई दे रहा है कि पूरब की दिशा ऐसी दुल्हन जो है लाल सारा ओढ़ करके खड़ी है, ऐसे चमक रहा है। तो इसे बेटा दृश्य बिंब कहते हैं। इस ढंग से मैं उनको समझाता हूँ और वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि दृश्य बिंब क्या है, स्पर्श बिंब क्या है, श्रव्य बिंब क्या है, तब वो जल्दी समझते हैं। अगर मैं उसको शास्त्रों की परिभाषाओं को ही रटाने लग जाऊंगा तो फिर वो भूल जाएंगे उसको। जी जी। तो ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मेरी नजर में। वाह वाह, बहुत तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ बाल साहित्य की बात है तो उसमें हर बिंदु को लिया है मैंने। जैसे बालिका शिक्षा पर है, तो ये जो कलयुग में कृष्ण है मेरी पुस्तक, इसमें एक कविता है कि डॉक्टर, सैनिक या वैज्ञानिक क्या नहीं बन सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, क्या नहीं बन सकती हूँ, अवसर देकर देखो भैया क्या नहीं कर सकती। इसमें ये पूरी कविता में बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया है। और ये जो किताब है कलयुग में कृष्ण, एक नृत्य नाटिका है कि आज अगर कृष्ण इस स्थिति में, आज की स्थिति में जन्म लेते तो कैसे लीला करते और क्या उनके कार्य होते। और ये बच्चों के उसमें दिया गया, मतलब छोटे बच्चे इसको मंचित करते हैं। जब ये पुस्तक छपी थी तो उसके 1.5 महीने के अंदर हरिद्वार, देहरादून के 25 विद्यालय में मंचित हो चुका था बाल गीतमाला। तो ये कृष्ण जो है जन्म ले रहे हैं, तो उसके बाद क्या स्थितियां आती हैं, तो वो कहते हैं कि कृष्ण कहता है कि मैया कब हम बढ़ेगी चोटी। तो आज का कृष्ण कह रहा है वो छोटा बच्चा कि मम्मी मेरी मूंछें कब आएंगी। तुम ये तोरी की सब्जी, लौकी की सब्जी खिलाती है, जबरन खिलाती है और कहती है मूंछें आ जाएंगी, क्यों नहीं आई अब तक। तो ऐसे हास्य विनोद के साथ शिक्षाएं भी आएंगे आगे। और जब बलदाऊ उसको चिढ़ाते हैं कृष्ण को कि गोरे नंद जसोदा गोरी, तो वो इसको कैसे कहेगा आज का कृष्ण कि मम्मी यदि मैं जसुमती का नहीं जाया तो फिर कहां से आया, यदि मैं जसुमती का नहीं जाया तो फिर कहां से आया, या तो अपहरण करके लाए या टेस्ट ट्यूब से आया। तो इससे जो है वो नई उस पे भी एक टेस्ट ट्यूब बेबी की जो परिकल्पना है वो भी जो है इसमें साथ साथ में आती है। दूसरी बात कि बहुत सुंदर, उसके बाद जो है वो आगे बता रहे हैं कि जब फिर उसको यशोदा उसको समझाते हुए कहती है नहीं बेटा तू तो जो है जसुमती का ही जाया है। और जो क्या नाम इसका जो बलराम है ना, ये तो आसमान से टपका है, ये तो आसमान से टपका है बलदाऊ। तो
तो जब वो ये कहते हैं कि कान्हा तू मेरा कान्हा है, तू जसुमती का जाया है, बलदाऊ तो आसमान से टपका था हमने पाया है। तो बाल सुलभ वो जो कृष्ण जो है वो क्या उत्तर देता है, लेकिन मम्मी हमारे देश की आबादी तो वैसे ही 100 करोड़ से ऊपर हो गई है, अगर लोग इसी तरह से आसमान से टपकते रहे तो हम तो 20 साल पहले ही 150 करोड़ हो जाएंगे। तो जनसंख्या की चिंता भी है। तो यशोदा कहती है नहीं बेटा, देश में खून खराबा भी तो हो रहा है, तू देखता नहीं है क्या? खून खराबा, आतंकवाद की तरफ इशारा कर दिया। तो एकदम से जो जसुमती ऐसा बोलती है तो एकदम से वो रूप आ जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। तो कृष्ण कहता है मम्मी मैं देश से आतंकवाद मिटा दूंगा। मम्मी मैंने द्वापर में भी आतंकवाद मिटाया था, दुर्योधन दुस्शासन जैसे दुष्टों का काल बुलाया था। एक बार फिर इसी देश में महाभारत रचा दूंगा, 5 जन्य के स्वर में फिर अर्जुन गांडीव बुला दूंगा। यह भारत फिर से मम्मी बृहत्तर भारत बन जाएगा, अधर्म झूठ का नाश और बस सत्य धर्म रह जाएगा। तो ये जो है ऐसे ऐसे इसमें चलती रहती है ये गीत और नाटक आगे चलता रहता है। फिर पर्यावरण पर भी थोड़ी दृष्टि डाली है कि उदास कृष्ण है और राधा आती है और उदास कृष्ण को देख करके पूछती है कि कान्हा चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो, मधुरिम अधरों को खोलो। कान्हा अब तब कृष्ण कह रहे हैं यहाँ उदासी है क्यों छाई, क्या तुमको कुछ समझ न आई, कहाँ खो गई वह हरियाली, कहाँ गई शीतल परछाई, काटा किसने ये कदम राधा बोलो। कदम का पेड़ काट दिया। और यही कैसे बोलेगी अब मुरली, कैसे अधर हंसेंगे मेरे, कैसे बोलेगी अब मुरली, कैसे अधर हंसेंगे मेरे। यही वृक्ष था साथी अपना, मुरली सुनता सांझ सवेरे, राधा काटा ये कदम क्यों बोलो। तो राधा कह रही है तब उनको मनाने के लिए, उसका मन रखने के लिए, आओ कह दे ब्रज वालों से कोई वृक्ष नहीं काटेगा, आओ कह दे ब्रजवासी से कोई वृक्ष नहीं काटेगा, या फिर एक के बदले पहले 5 पौधे वह लगवाएगा। चुप क्यों। तो बच्चों की बाल नाटिका है, छोटे छोटे 10 साल से छोटे के बच्चे से वंचित करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लंबी नाटिका है ये, ऐसी इसमें हर पहलू को छूने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर। ऐसे ही रक्त की कमी को पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, एनीमिया। तो एनीमिया कैसे पढ़ाएं? तो बच्चों को ही जो है वो उसमें से पात्र बना दिए हैं मैंने वो, और वो जो है उसको पढ़ा कर रहे हैं कि जैसे पुराने जमाने में रामलीला में बोलते थे सावधान होशियार राजाओं के राजा रावण आ रहे हैं, ऐसे बोलते थे ना। तो उसी अंदाज में ये नाटिका शुरू होती है एनीमिया कि कमजोरी लाल है कोई, कमजोरी लाल बहुत कमजोर मेरे जैसा, वो सूत्रधार बना हुआ है। तो वो कह रहा है सावधान होशियार, रोगों में रोग, शरीर जिसका भोग, जिससे थर थर कांपे गांव शहर के लोग, महाबली विक्रमशाली कई अन्य रोगों की थाली, एनीमिया महाराज दिल को दहलाने पधार रहे हैं। ये मेरे जैसे कमजोरी लाल ने कहा। अब उसके बाद जो है जो आएगा वो एनीमिया महाराज, वो क्या कहता है,
मुस्सा योद्धा मुस्सा भीषण, रोग न कोई दूजा है, आम आदमी का किया कमाया, पैसा मैंने चूसा है, मेरे पिंजरे में जो आया, थोड़ा सा चलकर थकता है, काम किया ज्यादा उसने तो चक्कर खाकर गिरता है, अधिकतर कामकाजी महिलाएं मेरे वश में रहती हैं, गर्भवती हो या शिशु माता दारुण दुख को सहती हैं। ऐसे करके वो अपना एंट्री करता है मंच पे, और फिर वहां पर भयानक पैदा हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी। तब वो लोग वहां से जाएंगे कि कहाँ जा रहे हो, कि झाड़ फूक वाले के पास जा रहे हैं। तो उनको एक पढ़ा लिखा शिक्षक अध्यापक वो उसको उनको समझाएगा कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ, इस बीमारी का इलाज, इस राक्षस को भगाने का इलाज, बीमारी नहीं बोलता वो डॉक्टर साहब के पास है। मतलब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो फिर गीतों में ही उनको बताएगा और उनके बच्चों के उस पे तख्तियां लगा देता है डॉक्टर कि मैं तुम्हें ये दवाइयां दे रहा हूँ। तो उसमें वो फल, सब्जियां, दूध और विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन ए, अलग अलग ढंग के जो है वो तख्तियां लगा देगा उस पे, और उसके बाद बोलेगा अब जाओ और उस राक्षस से मुकाबला करो, और तब वो मुकाबला करेंगे और राक्षस मर जाएगा। तो इस तरह से बच्चों की समझ में जल्दी आता है कि किन किन चीजों के सेवन से हमारी रक्ताल्पता एनीमिया दूर हुई। जी सर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई है। बहुत समझ जी जी ज्यादा जी, बहुत समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। वाह, भट्ट जी ने उत्तर लिख दिए, सवाल लिख दिए हैं सर। मैंने तो उत्तर भी लिख दिए हैं सर, वो भी आ गए थे उसमें। हाँ हाँ हाँ, प्रश्न मेरा आए थे, नेटवर्क चला उत्तर भी आए थे। बीच में, मेरा नेटवर्क चला गया था बीच में, तो यहाँ पे मेरा दुर्भाग्य समझिए कि हम तो भट्ट जी के साथ आमने सामने कुछ बात करना चाहते थे। चलिए, कोई बात नहीं। हमें खुशी है कि भट्ट जी का लॉस जो है वो हमारा, भट्ट जी का लॉस हमारा गेन हो गया ना। भट्ट जी होते तो हम कुछ नहीं बात कर पाते आपसे। ये था पहला प्रश्न। हाँ जी। आर्यावर्त जैसे हिंदी के पहले महाकाव्य के रचयिता महाकवि स्वर्गीय मोहन महतो वियोगी और स्वर्गीय हंस कुमार तिवारी ने यहीं रह के लंबे अरसे तक साहित्य साधना की थी। तिलकुट के लिए प्रसिद्ध यहाँ 365 वेदियां हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ ही शेष हैं। इंदौर की महारानी होलकर ने यहाँ एक मंदिर भी बनवाया था। हम किस शहर की बात कर रहे हैं? मैंने इसका उत्तर भी दिया था कि ये जो शहर है ये है बिहार में स्थित गया। गया जो शहर है वहां पर धार्मिक अनुष्ठानों की पवित्रता से जुड़े हुए ये साहित्यिक केंद्र रहा था, और इसमें यहाँ पर महतो जी ने और हंस तिवारी जी ने ये महाकाव्य रचा था। हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है इसको, आर्यावर्त ये था। वो गया जो है वो, आप कभी गए गया गोविंद जी? जी गया हूँ सर। हाँ, ये बिहार की राजधानी पटना से 92 किलोमीटर है। और आप यदि वहाँ किसी को जानते हैं बिहार में, तो मजाक में वो कहते हैं गया को पता है कैसे डिफाइन करते हैं? गया 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 नहीं, बिना जंगल का पहाड़ एक, और बिना पानी की नदी जी, और बिगर माथे का आदमी। तो वो दो चीज समझ में आती है कि ये बिगर जंगल के पहाड़ और बिगर पानी की नदी, बिगर माथे का आदमी क्या होता है। फिर जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, वो भी स्पेशल जो सेकंड क्लास में ट्रेवल करते हैं, तब आपको पता चलता है माय गॉश क्या रश है, और कहाँ गाड़ी रुक रही है, कहाँ गाड़ी चल रही है, क्या क्या उसमें हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। तो मजाक में कहते हैं, लेकिन गया जो है वो बड़ा प्राचीन शहर है और तिलकुट बड़े प्रसिद्ध है। आज गया में सब कुछ बदल रहा है और शहरों की तरह, लेकिन एक चीज नहीं बदली है वहां पे, वो है वहां का मौसम। गर्मियों में इतनी गर्मी और सर्दियों में ठंड, और जरा सी बारिश होती है तो कीचड़ ही कीचड़ पूरे शहर में। वहां पर हाँ, तो वहां पर जब आप जाते हैं तो वहां पर एक जो विष्णुपद मंदिर है, विष्णुपाद या विष्णुपद मंदिर जिसको आप कहते हैं, वो एक विष्णुपद मंदिर, उसमें अहिल्याबाई होलकर जी ने इसको 1766 में बनाया था। और जो पिंडदान की प्रक्रिया होती है ना, वो उसी मंदिर से शुरू होती है। इसी के सामने बह रही है फल्गु नदी। फल्गु नदी का पुराना नाम था निरंजना इसका पुराना नाम था। आपको याद होगा हमारे प्रोग्राम में एक हमारे शिक्षक मित्र आए थे
डॉक्टर संजीव अत्री हिमाचल जी। प्रदेश के, उन्होंने पार्क जी। में बैठे बैठे अपना प्रोग्राम दिया था। जी जी को मैंने एक रिक्वेस्ट भी की थी, और उस वक्त प्रद्युम्न भल्ला जी ने भी रिक्वेस्ट की थी कि हिमाचल प्रदेश में एक लेखक हैं जो मनाली में रहते हैं, सन्नी अशेष, उन्होंने इतने सुंदर लेख लिखे हैं बुद्ध पे। 2 लेख जो हैं वो बिल्कुल ऐसा मन करता है कि चूम ले बस उनके हाथों को, सन्नी अशेष के। तो बहुत सुंदर, ये बुद्ध की नगरी थी, वहाँ पे बुद्ध की नगरी थी, इसके थोड़ा सा आगे है जिसको बोध गया कहते हैं, वो वहाँ से 11 किलोमीटर दूर है गया से। और गया में विष्णुपाद मंदिर में विष्णु जी के चरण को सब अपना शीश झुकाते हैं, जो उत्तर की तरफ इंगित करते हुए चरण बनाए गए हैं। और बहुत बड़ा मंदिर है, विशिष्ट पत्थर का बना मंदिर है। आजकल बहुत कम ऐसे आपको पत्थरों के मंदिर मिलते हैं। तो ये उत्तर था इसका, गया, जहाँ पर ये था। और दूसरा प्रश्न था, नहीं ये तो कल का प्रश्न था, हाँ ये कल का ही प्रश्न था शायद, मुझे कल का ही प्रश्न है ना, भारत के स्वाधीनता संग्राम के समय किस घटना ने, हाँ कल का है। हाँ तो मैंने इसका भी उत्तर दिया था कल इसको। आप उत्तर आ गए थे इसके कल। हाँ इसका उत्तर भट्ट जी ने बिल्कुल ठीक दिया था, बंग भंग। और रजनीकांत शुक्ल, हाँ रजनीकांत शुक्ल जी ने एकदम से कहा था लाल बाल पर पार। तो ये स्वाधीनता संग्राम में ये जब घटना हुई थी तो 16 अक्टूबर 1905 का दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और लॉर्ड कर्जन ने ये विभाजन किया था कि देश में स्थिरता पैदा हो। और उस वक्त 2 नए नेता हमको मिले, लाला लाजपत राय तो पहले आ गए थे, लेकिन अरविंद घोष भी मिले। तो वो जो मैं तब पूछा था कौन सी घटना थी जिसको जिस घटना ने इन तीनों को जोड़ा, वो ये थी कि अरविंद घोष जी ने अपना अंग्रेजी का साप्ताहिक पत्र निकाला था न्यू इंडिया, और उसी वक्त बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था केसरी। और लाला लाजपत राय ने पंजाब में एक पत्र और किया था, जिसको वो अंग्रेजी दैनिक पत्र था पंजाबी, लेकिन अब पंजाब केसरी को भी कहते हैं कि लाला लाजपत राय ने वो किया था। और तीनों पत्रों ने एक जन संचार क्रिएट करके स्वाधीनता के प्रति बहुत चेतना जगाई थी। मैंने आपको आज के 2 प्रश्न भी दिए थे कि वो जरी का जो ब्रोकेड है, जो ब्रोकेड वर्क है, इसको तंचोई नामकरण इसका किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, ये एक पहला प्रश्न है। क्राफ्ट से, इंडियन क्राफ्ट से संबंधित प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न था कि एक 7वीं शताब्दी में कुछ ऐसा हुआ था कि एक राज्य विशेष के एक शहर से दूसरे शहर में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां चली गई। तो किस शहर का अवसान हुआ और किस शहर का उत्थान हुआ, और ये कौन सा राज्य था, तो इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तबले की त्रिकटधा 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 सुनते हैं। आज तो महेंद्र ध्यानी जी के साथ हम रसास्वादन कर रहे हैं कविताओं का, साहित्य का। हमारे होस्ट भी आ गए हैं जी जी भट्ट जी, वो आपको मिस कर रहे थे। आपका लॉस हमारा गेन है। आदेश कीजिए भट्ट जी। ये फ्रीज क्यों हो जाते हैं? दिक्कत है सर, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है भट्ट जी को आज। बारिश हो रही होगी वहाँ पे। बारिश तो यहाँ भी हो रही है सर बाहर। अच्छा, वो दिल्ली में ही नहीं बरस रहे बादल, बाकी तो कोई प्रश्न अगर, मुझे आदेश कीजिए, मुझे क्या करना है। भट्ट जी, एनीमिया महाराज बहुत खूब, मोहन चौहान जी लिख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं भट्ट जी, बड़े उत्सुक होके कह रहे हैं। हाँ कह तो रहे हैं पर सुनाई नहीं दे रहा ना कुछ। वॉइस माइक म्यूट तो नहीं है? जब तक भट्ट जी आए, मंजू पांगती जी पूछ रही हैं कि ये बाल नाटिका हमें कैसे प्राप्त हो सकती है। कोई किताब, वो किताब का नाम दिया था कलयुग में कृष्ण,
महेंद्र जी ने, हाँ जी, वो शायद देहरादून में उपलब्ध होगी या हाँ उत्तराखंड की देहरादून और? में बिनसर पब्लिकेशन में भी हो सकती है उपलब्ध, अच्छा, बाय द वे अगर बची हो वहां तो, क्योंकि बहुत जल्दी सीमित मात्रा में छपवाई थी, किसी विश्वास नहीं था कितनी जल्दी निकल जाएंगी ये, तो बहुत जल्दी ही समाप्त हो गई थी, क्योंकि लगभग 150-200 तो क्या नाम इसका, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा ही पहुंच गई थी पहले उसी महीने। अच्छा, तो अच्छा। इस कारण जो है वो 900 कापियां निकल चुकी थी, तो कुछ बची होंगी, हो सकता है, नहीं होंगी तो कुछ मेरे पास होंगी, 8-10 तो मिल ही सकती है किसी को भी। वाह, हाँ जी, ये गुजरात तक गई है ये बाल नाटिका, और चक्रधर शर्मा नलिन जी कानपुर वाले, वो तो जो है बहुत उन्होंने बड़ी सराहना की थी, मुझे आशीर्वाद दिया था। एक बहुत अच्छी राष्ट्रीय बात। संगोष्ठी में, बाल साहित्य संगोष्ठी में हम मिले थे अल्मोड़ा में, जी, जी, जी। और मुझे अच्छा, सौभाग्य मिला था तब डॉक्टर रामनिवास मानव, डॉक्टर बानो सरताज जी मुंबई से, संजीव जायसवाल जी लखनऊ से, अजय जन्मेजय जी बिजनौर से, तो वाह, ये लोग जो हैं इनसे किसी न किसी रूप में संपर्क हुआ है। और बड़े हस्ताक्षर। जी, अब मैं केवल इनके सामने एक श्रोता के रूप में सम्मिलित होता हूं, क्योंकि जो अधिकतर है ना, जैसे हमारे उत्तराखंड के देख लीजिए डॉक्टर दिनेश चमोला हैं, तो डॉक्टर दिनेश चमोला जी पहले IIP में थे, अब मेरे ख्याल से संस्कृत विश्वविद्यालय में, मेरा बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तो दर्जनों किताबें इनकी बाल साहित्य पे हैं, दिनेश चमोला जी की। और जो इसके साथ उन्हीं के छोटे भाई हैं SCRT में हमारे डॉक्टर उमेश चमोला, वो भी बहुत लिखते हैं। अल्मोड़ा में रमेश पंत जी हैं, उनके साथ भी 2 बार मुलाकात हुई है वहीं राष्ट्रीय संगोष्ठी में। तो रमेश पंत जी बहुत बाल साहित्य लिखते हैं। हमारे, जैसे मैंने पौड़ी में बता दिया, मनोहर चमोली मनु जी, भले ही वो कविता कम लिखते हैं, कविता नहीं लिखते, लेकिन कहानियां और बाल मनोविज्ञान को जितना अच्छा मनोहर चमोली मनु समझते हैं, मैं समझता हूँ कि नए उसमें, मतलब नए तो कहाँ है, वो पुराने साहित्यकार हैं, लेकिन इस पीढ़ी के, इस उम्र के शायद ही कोई इतना लिखता होगा। नन्हे बच्चे भी, हाँ, रुद्रप्रयाग में अश्विनी गौड़ एक गुरुजी हैं, वो जो है बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों, और उदय किरोला जी दे रहे हैं, क्या नाम इसका, अल्मोड़ा में। अश्विनी गौड़ जी जो हैं वो बच्चों से कविताएं लिखवाते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं वो। ऐसे ही हमारे विद्यालय में भी मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं हर साल इसको हिंदी दिवस में बाल कवि गोष्ठी करवाता हूँ, जिसमें कि बच्चे अपने आप संचालन करते हैं, अध्यक्षता करते हैं और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। उसमें हमारी एक बिटिया है, कक्षा 7 की है, पूर्वांशी ध्यानी, वो जो है उसकी रचनाएं तो बहुत लोग पसंद करते हैं, और आकाशवाणी दूरदर्शन में भी जो है उसको बुलाया गया, उसकी रचनाएं सुन करके। अभी कक्षा 7 की है, और जब वो 5वीं में थी, यहाँ से 2 साल पहले 9 साल की उम्र में उसकी पुस्तक प्रकाशित हो गई थी, नन्ही कलम से। तो हमारे विद्यालय में ऐसे भी बच्चे हैं। हाँ जी, नन्ही कलम से जो है उसकी पुस्तक है, और बहुत अच्छा लिख रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो गढ़वाली में भी लिखे, 1-2 गीत लिखे उसने अभी गढ़वाली में, नहीं तो हिंदी में लिखती है, लेकिन गढ़वाली में भी कोशिश कर रही है। तो ऐसे अगर बच्चों को थोड़ा आगे प्रेरित किया जाता रहेगा तो बहुत अच्छा, यही वास्तविक शिक्षा होगी हमारी, जो हमारा फर्ज है ना, कर्तव्य। कोई शक, नौकरी अलग चीज है और कर्तव्य अलग चीज है। बिल्कुल सही जी। भट्ट जी ध्यान मग्न है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या बात है वहाँ। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही आ रही है सर, बोलिए सर। भट्ट जी बोलिए। सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से, क्योंकि कभी मेरी आवाज नहीं आ रही, कभी आपकी मुझ तक नहीं आ रही है। आप बोलिए। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि डॉक्टर साहब आज चुप हैं, और आपने मुझे बुलाया और अपने आप जो है शांत हो गए। शांत हो गए। शांत का मतलब चुप है। चुप है।
राजस्थान में सब हाँ गहरा बड़ी होता है। आवाज आ रही है आपकी। बोलिए। नहीं। ये चमोली की है सर, ये मंजू पांगती जी। अच्छा जी, ये भी हमारी नियमित श्रोता है करीब करीब। ये कहती है कि मुझे आपकी पुस्तक चाहिए ठीक कि वो। जी ठीक भी है। ग्वालदम तो विलेज चमोली पोस्ट ऑफिस ग्वालदम में, ग्वालदम। हाँ हाँ तो मैं किताब मंगा रही है सर कोशिश आपके करूंगा नाटकों अगर की किताब नाम चमोली। कभी वहां मैती जी जाएंगे, मैती जी भी ग्वालदम में ही रहे पहले और अच्छा। उधर आते जाते भी रहते हैं, तो जी मैं नहीं तो उनके पास भिजवा देता हूँ, या वो अपना एड्रेस जो है आपके इसमें द टीचर शो में जो है वो कमेंट के रूप में लिख दें, तो मैं भेज दूंगा उनको बाई पोस्ट। देखिए, आप इतनी संवेदनशील बात कर रहे हैं बाल साहित्य को जी लेके, तो हमारे जो नियमित श्रोता रजनीकांत शुक्ल जी हैं दिल्ली से, वो ये लिख रहे हैं जी कि बाल पत्रिका नंदन के बंद होने की सूचना मिल रही है। नंदन जो, जिसमें हम सबको ये बचपन में बहुत। जी ये बड़ा दुर्भाग्य का समाचार है, अगर सही है तो। भगवान करे कि सही ना हो। सर ये गलत है केवल नंदनी नहीं है, एक दूसरी समाचार। पत्रिका की बात कर रहे हैं, कादम्बिनी की जो 2 पत्रिकाएं चलती हैं, दूसरी कौन सी है? कादम्बिनी तो हिंदुस्तान टाइम्स की है ना, नंदन है और कादम्बिनी है। हाँ जी, एक कादम्बिनी की भी है, 2 पत्रिकाओं की बात कर रहे हैं लेकिन कि बंद होने जा रही हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। लेकिन क्यों हो रही ऐसी है, जबकि बाल बाल पत्रिकाओं की तो अच्छी खपत है, उनको तो कोई घाटे का सौदा तो है ही नहीं वो। घाटे का सवाल, लेकिन ऐसा ही होता है सर। केवल ये है कि उसमें मेहनत ज्यादा होती है, चित्रांकन वगैरह इत्यादि का। लेकिन अगर वो बंद हो रही हैं तो ये हम लोगों के लिए भी सोचने की बात है ये। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं पराग। पराग तो काफी हाँ पहले बंद पराग, हो गई। यही यही हाँ मुझे मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि मनोहर चमोली जी ने या प्रीतम अपक्षाण जी ने, किसी ने जो है दिन में ये सूचना दी थी, लेकिन मैंने सर ये भी आज जो पता है वो चला फोन। कि इसमें गलत है। जी क्या कह रहे हैं भट्ट जी? ऐसा कह रहे हैं भी सूचना सुनने गलत में आ है, रहा है ऐसे कि कुछ सूचना गलत। हाँ गलत ही होनी चाहिए, मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ जी सर मैं क्षमा चाहता हूँ, आज हाँ जी आपसे मैं बात नहीं कर पाया ना, आपको हल्की सी आवाज आ रही थी इतना कह रहे हैं। और खासकर जो अपने गणतंत्र की परिभाषा को पुनर्परिभाषित किया है संस्कृत के माध्यम से, वो तो बहुत ही लाजवाब था। अमेजिंग। तो वो हम सबका तो वो हम सबका और हमारे कुछ साथ हैं। आपकी और फरमाइश हो राजेंद्र तो। प्रसाद उपाध्याय जी के माध्यम से विद्यालय गीत, हाँ हम एक नवाचार और करते हैं कि हमारे जी जी विद्यालय में 3 साल से सन 17 से मातृभाषा प्रार्थना सभा होती है, गढ़वाली प्रार्थना सभा, जिसमें कि प्रार्थना भी, समूह गान भी, ये समाचार, नैतिक वचन सभी गढ़वाली में होता है। तो स्वागत है एक सर। नवाचार बड़ी चर्चा में आई है हमारी वहाँ की प्रार्थना। अब तो और अन्य विद्यालयों के भी लोग जो हैं इसमें आगे बढ़ने लगे हैं, लेकिन धुमाकोट से पहले किसी ने गढ़वाली प्रार्थना शुरू नहीं की थी। जी और उसके साथ साथ विद्यालय गीत, हमारे विद्यालय में उस प्रार्थना सभा को देखने के लिए हमारे माननीय अपर निदेशक महोदय आए थे, अपर शिक्षा निदेशक श्री खाली जी, और वो बड़े प्रभावित हुए थे। और उन्होंने वहां पर एक सुझाव दिया था कि प्रत्येक विद्यालय का अपना गीत भी होना चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि पहले राजकीय इंटर कॉलेज धुमाकोट से ये शुरुआत हो। तो हमने फिर अपना विद्यालय गीत भी लिखा हुआ है, और वो विद्यालय गीत मेरे ख्याल से मैंने भट्ट जी को भेजा भी है। वो विद्यालय गीत भी हमने शुरू किया है, जो एक दिन शनिवार को चलाया जाता है। ये कुछ ऐसे नवाचार हैं। एक नवाचार क्या है कि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, वो जब प्रार्थना स्थल में आते हैं तो वो गीत गुनगुनाते हुए आते हैं। गीत गाते चलो प्रेम के, मीत मिलते रहेंगे सदा, मूल सिंह के
चलो प्रेम के फूल खिलते रहेंगे सदा। ये अपने कक्षा कक्षों से वहां प्रार्थना स्थल पे आते हैं, जब छुट्टी होती है तब ऐसे ही गीत गाते हुए ही प्रांगण से बाहर जाते हैं। तो ऐसी कुछ कोशिश हम करते हैं। और उसके लिए अभियान गीत, रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए पंजीकरण। हाँ जी। मैं दो बातें कहना चाहूंगा सर। एक तो ये राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, रजनीकांत शुक्ल जी कह रहे हैं कि आप वो गढ़वाली गीत जो आपने प्रार्थना कही है उसको आप जरूर सुनाएं। और एक हमारे शैलेंद्र शैलू नेगी जी हैं, ये भट्ट जी आपके लिए है। ये कह रहे हैं कि मेरी पोस्ट समझ नहीं आ रही या जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, ये क्या है? वो लिखते हैं कि मेरी पोस्ट समझ नहीं आ रही है सर, वो गलत जानबूझ के कर रहे हैं, वो गलत जवाब में देना की मांग कर रहे हैं। वो गेस्ट टीचर की मांग हमारे स्तर का कोई मामला नहीं है, नहीं सोर्सेस का कोई लेना देना है, वो एक अलग बात है। अच्छा। उस पर वो बातचीत। ठीक 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 जी। महेंद्र जी। जी हाँ जी, उनको जवाब देंगे, लेकिन गेस्ट टीचर, लेकिन वो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, इसलिए हम उसका कोई जवाब नहीं देते। इस प्रोग्राम का वो नहीं है, उसमें स्कोप में नहीं आता है। जोशी जी आदेश करें। जी सर। जी, वो कुछ गढ़वाली प्रार्थना के लिए कुछ प्रार्थना थी आपसे कि आपने जो कविता गढ़वाली प्रार्थना सुननी है। हाँ, दो पंक्तियां मैं सुना देता हूँ। दो पंक्तियां जी। हैं जी। भगवती छे बुद्धि तू अवगुणों से तार दी। भगवती छे बुद्धि तू अवगुणों से तार दी। सर्व बाधा विनाशिनी छे कमल बीच विराज दी। श्री चंडी चरण प्रणाम्यहम्। कै युग मा सावित्री छे तू हर कै युग मा दुर्पदी। कै युग मार धांगी गौरा हर कै युग मा कालिका। श्री चंडी चरण प्रणाम्यहम्। सतयुग मा सावित्री बल दीन द्वापर मा श्री दुर्पदी। त्रेता मार धांगी गौरा कलयुग मा श्री कालिका। श्री चंडी चरण प्रणाम्यहम्। अंतिम बंद गा रहा हूं मैं, बीच में 2-3 बंद और हैं। संक्षेप में, माँ बणिक जन्म दी तू भैणी बण प्रीत देंदी। कन्या बणी की मान देंदी द्विकुलों ते तार दी। श्री चंडी चरण प्रणाम्यहम्। तो ऐसी ये वंदना है गढ़वाली की। इसी तरह से समूह गान है, 2-3 समूह गान है। एक गान है कि जी स्वर्ग से भी स्वाणी च मेरी जन्म भूमि। यख सभ्याधाणी छै मेरी जन्म भूमि। स्वर्ग से भी स्वाणी च मेरी जन्म भूमि। यख सभ्याधाणी छे मेरी जन्म भूमि।
यख पहाड़ों को राजा हिमवंत रेंद, यख पहाड़ों को राजा हिमवंत रेंद। ये ध्यान में आनी, ये ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे, और मुझे ये पंक्तियां आगे की क्रम से याद नहीं है इस समय। और एक दूसरा समूह गान है कि उत्तराखंड का हम झांसी पाही, उत्तराखंडी हमरो नाम, ऊंचो हिमालय बद्री केदार बाबा गंगा च माता महान। देखो रे देखो रे देखो रे, देखो रे देखो रे देखो रे, यूच हमारो पहाड़, याच हमारी जन्म भूमि बाबा उत्तराखंड जय। तो इसमें सब जिलों के, नदियों के, पहाड़ों के नाम समाहित हैं इसमें। ये समूह गान एक ये चलता है गढ़वाली में। बहुत सुंदर सर। आपको कि अब समय, आप कनेक्शन भी दूर है और समय भी हम क्रॉस कर रहे हैं अपनी लिमिट को, तो मैं पूरे हमारे जितने आयोजक भट्ट जी और बहुगुणा जी, उपाध्याय जी से मैं क्षमा याचना करता हूँ कि फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। आगे किसी दिन म्यूजिक का प्रोग्राम होगा, कभी मौका मिलेगा साजबाज के साथ, तब मैं आपको गीत सुना सकता हूँ। जी जी जी, ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन आज आनंद आया, नए अर्थ सुनने को मिले, नए अर्थ जानने को मिले, आपके प्रयासों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ और आपसे मित्रता हुई। 32 साल बाद जिंदा रहे तो 32 साल बाद मैं आपको लिखूंगा। वो तो आपने 32 साल बाद, आप तो हमारे आदरणीय हैं, आपका तो आशीष मिलते रहना चाहिए, हमें चाहिए। वो सब वो ऊपर वाला है सर, लेकिन जिंदा रहे तो 32 साल बाद मैं आपको फोन करूंगा। मैं आज डायरी में नोट कर लेता हूँ कि महेंद्र ध्यानी जी को फोन करना है 32 साल बाद। ठीक, बहुत आनंद आया सर। सबने, हमारे जितने टीचर्स देख रहे थे, सबने बहुत तारीफ की, बड़ा आनंद आया और इसके प्रति हम आपका आभारी हूँ। आप, हाँ, बहुत शानदार। आप इसी तरह अपने रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न रहें और वर्षों वर्षों आप सेवा करते रहे सर, शिक्षा की, विज्ञान की। यही हमारी कामना, यही हमारी प्रार्थना है। और बहुत बहुत धन्यवाद द टीचर्स शो मंच का, पूरे परिवार का, माननीय डॉक्टर भट्ट जी का, माननीय बहुगुणा जी का और जोशी जी को नमन कि आपने मुझे इस योग्य समझा। और गला मेरा बैठा हुआ है, मैं कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं कर पाया हूँगा, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ। और भाई उपाध्याय जी सहित सभी मित्रों को एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, चलिए, अच्छी बात, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सबको कल शाम 7 बजे हमारे साथ द टीचर शो में होंगे कुछ नए मेहमान। कल खेल दिवस है, तो कल हम खेलों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर सिंह बिष्ट होंगे। तो कल शाम 7 बजे हम टीचर शो में फिर मिलेंगे खेलों पर बातचीत के लिए। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।